हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ए के अमन है। मैं आज आपके बीच दोबारा तपस्या पीसीएस मैनेजमेंट की इनविटेशन के कारण आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले जो 68th बीपीएससी पीटी जिन्होंने दिया है उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। जिनका भी स्कोर्स 90 प्लस है, आप सभी रेस में हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मेंस के लिए कॉल आ जाए। फिर भी क्योंकि तैयारी का पार्ट हमारा ऐसा कोई है होता नहीं है कि आप पीटी मेंस और इंटरव्यू जब आप पीटी सेलेक्ट कर जाएं तभी आप मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसी कोई बात होती नहीं है। सारी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीच। हम लोग इसीलिए समय समय पर आते हैं कि ताकि आपको जो मार्गदर्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्गदर्शन मिले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हम लोगों के जान पहचान में, संपर्क में, अपने परिवार में, पड़ोस में। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किए कारण कि घर में कोई गाइडेंस नहीं था, कोई बड़ा भाई ऐसा नहीं था जो बता सके कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। इन सभी की शिकायतों को जरूर हमारा चैनल जो तपस्या पीसीएस है, ये हमारा चैनल इसको दूर करेगा और आपको हर वो छोटी छोटी चीज़ें हम बताएंगे जो हमारे ढेर सारे कलीग्स हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम को पास किया है, जो अपने अपने अनुभव वो शेयर करेंगे। उसी कड़ी में आपका ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं आज का विषय शुरू करता हूँ। आज का विषय हमारा है कि हम लोग मेंस की तैयारी में मेंस का आंसर को कैसे लिखें, हाउ टू राइट बेस्ट आंसर। और इसको मैं संदर्भ लूंगा अभी जो हम 68 की मेंस होने वाली है, जैसा कि आयोग ने घोषित किया है कि एक्सपेक्टेड है 12 मई से इसे मेंस की एग्जाम। तो हम लोग उसी के संदर्भ में आज बात करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। 68 बीपीएससी मेंस, आज का हमारा फोकस है जो बीपीएससी की जो मुख्य मुख्य परीक्षा होने वाली है उसी पर हम लोग फोकस करते हैं कि उसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। किसी भी चीज़ का आंसर देने के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है कि हम प्रश्न को समझें। अगर प्रश्न को ही नहीं समझेंगे तो उत्तर को कोई लिख ही नहीं सकता है। या अगर आप उत्तर लिखेंगे भी तो वो उत्तर आपका जो है उस क्वालिटी का नहीं होगा, उस कसौटी का नहीं होगा जिस कसौटी पर हमारा जो आयोग चाहता है। और आपको जो मार्किंग मिलती है, आपको बिलो मार्क्स भी मिल सकती है, एवरेज मार्क भी मिल सकती है। उस कसौटी को जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस प्रश्न को समझना। सबसे पहली बात हम यहाँ करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिमांड के बात पर हम लोग अभी उत्तर नहीं लिख रहे हैं, हम लोग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है ना। बहुत ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जिस आंसर उनको मिलता है और वो सीधे वो क्वेश्चन क्वेश्चन मिलने के साथ ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं आयोग भी रिसर्च कर रहे हैं, आयोग के द्वारा भी बार बार सिलेबस में बदलाव हो रही है, पैटर्न पे बदलाव हो रही है। आप पूर्व की अगर बीपीएससी एग्जाम्स को देखें, 53 से अगर पूर्व की ओर जाएं, तो हम लोग समय में ऐसा भी क्वेश्चन आता था कि अगर एग्जामिनेशन में हम लोग बैठे हैं और हमें आंसर बुक मिल जाए और क्वेश्चन नहीं मिले तो भी पता था कि इस एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम लिख सकते हैं। जैसे आप कला संस्कृति की बात करें, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम कैसे क्वेश्चन थी। जब 53वीं बैच से आप पूर्व की ओर जब देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में कोई स्टूडेंट्स है, उसे आंसर बुक मिल गया है तो वो 4 नंबर आंसर देकर शुरू शुरू कर सकता था। सीधे वो शुरू कर देता 4 नंबर, 4 पर वो लिखना शुरू कर सकता था मौर्य कला। और इवन कि ये नंबर तक फिक्स था। ये पैटर्न था आयोग का पूर्व में। लोग जानते थे कि मौर्य कला एक साल अगर पूछ लिया है मौर्य कला तो अगला बार जो है पाल कला पूछेगा या कभी पटना कलम आएगा। इवन उसका क्वेश्चन में पोजीशन तक फिक्स हुआ करता था कि 4 नंबर पे ये आपका पूछा करता था हमेशा। तो खैर इसको अभी हम छोड़ते हैं। अभी वर्तमान वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान में जो क्वेश्चन के पैटर्न है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग प्रश्न की डिमांड को समझेंगे। प्रश्न को डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि उसका लेवल क्या है। प्रश्न में जो सेट किया जाता है क्वेश्चन में, जैसे आप उसमें कह सकते हैं कि आप जो लास्ट में है कि क्रिटिसाइज करें, है ना, कंपेयर करें, व्याख्या करें, विवेचना करें, आलोचना करें, समालोचना करें। ये सब चीज़ें हैं जो विस्तार से हम इस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब स्कूल लेवल पर ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो जीएस का सेक्शन तैयार किया गया है 3 सेक्शन में उस है और एक एक क्वेश्चन जो है वो 38 मार्क्स का है। उसके अंदर में भी आपको 4-5 सब सेक्शंस होंगे। यानी कि क्वेश्चन को आप डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले आप समझेंगे कि वो पूछ क्या रहा है। क्या वो व्याख्या करने कह रहा है, क्या वो परिभाषित करने कह रहा है, आलोचना करने कह रहा है, परीक्षण करने कह रहा है, वर्गीकरण करने कह रहा है। ये सारी चीजें एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग को क्या क्वेश्चन का क्या उसमें ब्लूप्रिंट होता है, रिमेंबर बेस्ड, याद करके बताएं वो।
जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। रिकॉग्नाइज पर होती है, हम लोग पहचान कराते हैं, टीवी दिखा के बता सकते हैं कि ये टीवी है, ये रेडियो है। उसके आगे वो एक लेवल और आगे बढ़ता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं कि अंतर स्पष्ट करते हैं कि रेडियो रेडियो क्यों है और टेलीविजन टेलीविजन क्यों है, और रेडियो और टेलीविजन में क्या अंतर होता है, ये अंतर स्पष्ट करना भी बच्चों को। यानी कि ऐसे धीरे धीरे लेवल ऑफ जो उसका हार्डनेस है हम लोग बढ़ाते हैं। लेकिन बीपीएससी में आपका लेवल आपकी राइटिंग स्किल से पता चलती है। इसको आगे हम एक उदाहरण से भी समझेंगे। सबसे पहले हम आगे बात करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। टॉपिक थी यहाँ पे डिमांड, डिमांड ऑफ क्वेश्चन की थी टॉपिक। तो डिमांड में जानेंगे कि क्या पूछ रहा है हमसे। अगर वो पूछ रहा है कि व्याख्या करें, व्याख्या, विवरणी, इसका मतलब है कि सीधे हमको एक्सप्लेन करना है, चीजों को एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद अगर हमको पूछता है इसमें कि आलोचना करें, परीक्षण करें, ऐसे कई कैटेगरी हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा मैं समय इस टॉपिक पर नहीं लूंगा। मेरा बताने का सिर्फ आपको ये प्रयास है कि जैसे ही आपको आए व्याख्या और विवरणी दे तो जितनी चीजें उसमें है उसको आप एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जैसे ही इसमें आपको आए आलोचना और परीक्षण आए तो आप उसको लास्ट में जब आप एंड करेंगे तो उसकी क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसको आप उसको ऐसे समझेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएंगे कि वो किस हद तक जो है इसमें की और भी सुधार की संभावना हो सकती है, क्या इसमें निगेटिविटी है, किस चीज को छोड़ दिया गया है ना। आप इसको बेटर इसे समझ सकते हैं कि एक और इसमें वर्ड्स आता है, इंस्पेक्शन और एक टर्म है सुपरविजन। इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। इंस्पेक्शन को हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण, और सुपरविजन को आप कह सकते हैं हिंदी में बोलते हैं परिनिरीक्षण। परिनिरीक्षण, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। ये भी समझिए, प्रश्न आएगा कि किसी भी चीज का आप इंस्पेक्शन करें, निरीक्षण करें, परिनिरीक्षण करें, ये क्या है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर इंस्पेक्शन क्या और सुपरविजन क्या है। इंस्पेक्शन अगर किसी चीज को करते हैं तो हम उसको बता देते हैं कि आप में ये कमी है। जैसे सपोज कीजिए हमने किसी कार्यालय का इंस्पेक्शन किया, उस कार्यालय में जाकर के हम लोग उसको जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, जो सेट ऑफ नॉर्म्स पहले से है कि ये कार्यालय में ये पंजियां संधारित होनी चाहिए, ये सारी चीजें नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज जाके देखेंगे क्या वो अमुक अमुक पंजी संधारित है कि नहीं, नहीं है तो वहां लिखेंगे कि नहीं 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 किया गया, ये पंजी संधारित नहीं की गई, ये नियम को लागू नहीं किया गया, इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया। तो ये हमारा इंस्पेक्शन नोट होता है कि हम लोग उस ऑफिस का जाके इंस्पेक्शन किए। किसी भी चीज का इंस्पेक्शन करना मतलब उस एक्ट के बारे में इंस्पेक्शन करना हो तो उस एक्ट के बारे में बता दिए कि ये है, इस एक्ट में प्रावधान है, इस एक्ट के प्रावधान के तहत ये चीज को लागू नहीं किया गया है। लेकिन जहां हम सुपरविजन की बात करते हैं, परिनिरीक्षण की बात करते हैं, तो परिनिरीक्षण में क्या होता है, आपको साथ साथ उसका सुझाव भी देना पड़ता है। सपोज कीजिए कोई अमुक रजिस्टर है, वो उन्होंने उस कार्यालय में संधारित नहीं पाई गई, ये इंस्पेक्शन में आया, इंस्पेक्शन नोट में आया कि ये अमुक पंजी संधारित नहीं पाई गई। सुपरविजन क्या होगा इसका, उनको बताया जाएगा कि इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए ये पंजी संधारित करनी थी, ये पंजी इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यानी कि एक सुझाव भी इसमें आ जाएगा। सुपरविजन हमेशा पॉजिटिव नोट में होता है, मतलब कि ठीक है कोई बात नहीं, आप में ये चीज नहीं थी लेकिन आप इसको आप दूर कर लीजिए, और इसको आप इस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसको बता भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार किसी 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 प्रश्न में आएगा कि इसकी सुपरविजन करें, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें आपको क्या लिखना है। सिर्फ निगेटिविटी नहीं लिखनी है, उसके साथ साथ हमको पॉजिटिविटी भी लिखनी है और सुझाव भी देना है कि कैसे वो उस चीज को प्राप्त किया सकता है, कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको सबसे पहली बात तो हो गई कि हम लोग प्रश्न को समझें। तो सबसे पहले जो प्रश्न मिले उसकी डिमांड को समझें। डिमांड, क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिमांड को समझने के लिए जो ये छोटे छोटे शब्द हैं जिसकी हमने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे चर्चा की है, उसको आप ध्यान से देखेंगे और समझ जाएंगे। बीपीएससी की पिछले प्रश्न पत्र को अगर आप देखें, हम लोगों ने भी इसको देखा है, तो इस तरह की जितने चीजें हैं हम लोग उसे मुख्य मुख्य तौर से आप दो ही चीज में आप बांट सकते हैं। एक तो आप समझ लीजिए कि आपको जितनी चीज पॉइंट्स उसमें दी हुई सारी चीजें आपको लिखनी है, चाहे वो व्याख्या करना हो, चाहे वो परिभाषित करना हो, चाहे वर्णन करना हो, चाहे विवेचना करना हो, सारी चीजें में मतलब कि डिस्क्राइब करना। एक तरह से वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लोग जा रहे हैं कि जितने भी चीजें उस चीज में कही गई है सारी चीजों को वन बाय वन हम लोग वहां पर रख देंगे।
इसके अगर आगे बढ़ते हैं, जब ये क्वेश्चन इस लेवल का आ जाता है, क्रिटिसाइज करने का आ जाता है, परीक्षण लेवल का करने जाता है, दैट मीन्स कि अब आपको उसकी कुछ निगेटिविटी भी बतानी होगी कि कहाँ 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 वो फेल हो रहा है, वो चीज क्या कमियां रह गई उसमें, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या सुझाव आपकी तरफ से, आपको क्या लगता है उसमें कि आप उसमें क्या बेहतर बनाने के लिए आप उसमें क्या इनपुट और डाल सकते थे। बस यही दो ही कैटेगरी है। एक में आपको सारी चीजें को वर्णनात्मक ढंग से एक्सप्लेन करके रख देनी है। दूसरा, क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल थोड़ा सा और बढ़ता है तो उसमें आपको उसको क्रिटिसाइज कर देनी है, उसमें आपको बता देना है कि इसमें ये कमियां थी। और हार्डनेस लेवल बढ़ता है तो आपका व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो आपकी सोच है, आपकी समझ है, आप अपने हिसाब से भी उसको बेहतर बनाने का एक सुपरविजन, जैसा आपको मैंने बताया उस तरह से आप एक सुझाव भी लिख सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा किया जा सकता था, इसे और बेहतर ढंग से बनाया सकता था, इसका क्रियान्वयन इस प्रकार से करने पर और बेहतर इसका क्रियान्वयन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये चीजें समझने वाली बात है। अब आइए उसको उदाहरण से हम लोग ये समझते हैं कि कैसे प्रश्न को, अगर कोई प्रश्न आए तो उसे लिखना कैसे है। तो मैं एक उदाहरण लूंगा। बिहार में आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिससे कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे कला संस्कृति से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शिक्षा है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं आपको यहाँ उदाहरण से समझाऊंगा कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास अगर प्रश्न आएगा तो उसको आप किस प्रकार आंसर करेंगे, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। उदाहरण लेते हैं हम लोग, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। अब इसमें कोई भी प्रश्न आए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो आप उसे लिख पाएंगे। जैसा कि आयोग ने अभी जो सिलेबस का दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो उसमें बहुत सारे उसमें रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न जो होगा वो आपको 38 मार्क्स का होगा। वो डिवाइड हो सकता है सब सेक्शन में, 5 सेक्शन भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन, 4 सेक्शन में आपको ABCD करके भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप निश्चित रूप से उसे आप लिख पाएंगे। अगर बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास लिखना हो तो आप इसको, आप ये समझिए कि हम लोग को किस किस पैटर्न पर लिखना होता है। इसके लिए आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हम लोग ध्यान देंगे। पहला चीज है इसकी भूमिका। भूमिका पर आप चर्चा कीजिए। भूमिका, किसी चीज की एक भूमिका होगी, इंट्रोडक्शन आप उसको देंगे, और उसके बाद उसके आगे का चीज जो है वर्णनात्मक पक्ष जो है उसके आप वर्णन करेंगे उस प्रश्न के आलोक में आंसर को। किसी भी चीज में आप प्रश्न में दो चीज और ध्यान दीजिए, वो कुछ भी पूछे, प्रश्न कुछ भी पूछे, प्रश्न का डिमांड कुछ भी हो, दो चीजें जरूर करेंगे। पहला तो भूमिका लिखेंगे, और दूसरा निष्कर्ष लिखेंगे। ये भूमिका ऐसी चीज है कि किसी भी चीज में आप उसका जो बैकग्राउंड है, जैसे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा का अगर पूछ रहा है तो मेरे हम बिहार के शिक्षा के बारे में चर्चा कर लेंगे कि बिहार का शिक्षा का बहुत गौरवशाली, प्रगतिशाली इतिहास रहा है। हाँ, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐसी स्थापना की जिसका कि बहुत ज्यादा नाम पूरे विश्व स्तर पर रहा है। तो इस तरह की चीजें हम लोग 2 लाइन 3 लाइन जो होती है हम लोग इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम लोग भी, याद होगा आपको, ऐसे में स्कूल में जब पढ़ते थे तो कुछ दीपावली में, दशहरा पे लिखने, होली पे लेकर आता था, तो हम लोग हमेशा शुरू करते थे कि भारत ही ऐसा देश है जिसमें 365 दिन में 366 पर्व मनाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या था कि हम लोग कुछ स्कूल लेवल पर कुछ सिखा दिया जाता था कि आप शुरुआत कैसे करें, 2 लाइन 4 लाइन भूमिका में कैसे आप लिखें। उसी प्रकार से आपको अपना, ताकि आपका आंसर दूसरे से अलग हो, ये आपको ऐसा बना लेना पड़ेगा जिसमें कि आप 2 लाइन 3 लाइन जो है उसकी भूमिका बारे में लिख दीजिए। उसके बाद आप आइए कि अब पाश्चात्य शिक्षा कह रहा है। पाश्चात्य शिक्षा जैसे ही करा तो हम लोग सिर्फ यहाँ पाश्चात्य शिक्षा का चर्चा करेंगे, और दूसरा पूछ रहा है विकास, और यहाँ है बिहार। तो इसमें कैसे प्रश्न को, डिमांड को समझना है। प्रश्न का डिमांड, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि प्रश्न की डिमांड को पहले समझिए। प्रश्न का डिमांड यहाँ कहाँ दिख रहा है, बिहार में दिख रहा है। प्रश्न का डिमांड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा पे दिख रहा है। और प्रश्न का डिमांड कहाँ दिख रहा है आपको, विकास में दिख रहा है। यानी बिहार के संदर्भ में बातें करनी है। किसकी बातें करनी है, तो पाश्चात्य शिक्षा की बात करनी है, और विकास। जैसे ही विकास है, डेवलपमेंट है, यानी कि वो आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। आपको पाश्चात्य शिक्षा जब भी हुए, आप ब्रिटिश काल तक चले जाइए, जब शुरुआत में आप स्टार्ट करेंगे,
आप 1813 के चार्टर से शुरू कर सकते हैं, जो हर 20 साल पर चार्टर आता था। 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान आया था, वहां से शुरू कर सकते हैं। बाद में फिर आप 1835 में आ सकते हैं कि वहां उस 1835 के जो आप मैकाले मिनट के अनुसार, मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था उन्होंने। उनके द्वारा कि जो भी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देगा, ऐसे संस्थान को फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। ये सब चीजें की शुरुआत हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, 1835 से, मैकाले मिनट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में जो है ब्रिटिश काल में पाश्चात्य शिक्षा का जो अ, और पाश्चात्य शिक्षा का हम कह रहे हैं कि जो जो वास्तविक प्रारंभ इसे मान सकते हैं, या उसे जनक कह सकते हैं, मैकाले को कहा जाता था। और वो समय जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो 1835 से ही मान सकते हैं। तो आप देखेंगे अक्सर बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कभी कभी टाइम फ्रेम भी दे दिया जाता है। वो 1835 से लेकर के आपको ब्रिटिश काल तक का पूछ देगा कि उस समय के पाश्चात्य शिक्षा को बताइए, या सीधे पूछ देगा आपको ब्रिटिश काल में पाश्चात्य शिक्षा का विकास बताइए, जैसा कि प्रश्न आपको सामने है। यानी कि प्रश्न की डिमांड को समझ के हम उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बताया आपको कि आप जो भी प्रश्न आपको मेंस में आएंगे, सबसे पहले आप प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न के लेवल को देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके डिमांड को प्रयास कीजिएगा, और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको उत्तर लिखने की शैली क्या होगी। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे और सबसे लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। ये पैटर्न हमारा सभी क्वेश्चन पे चलेगा, चाहे वो किसी भी विषय का हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, किसी भी चीज में आप प्रयास करेंगे भूमिका लिखने का। भूमिका लिखने के बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे। अब है ये कि अब पर्टिकुलर टॉपिक से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो ये पाश्चात्य शिक्षा का मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपको अगले वीडियो में आपको विस्तार से इसकी पीडीएफ के साथ आपको आंसर लिख करके भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप एक मॉडल आंसर किस प्रकार में लिख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक पैटर्न पे कि किस पैटर्न पे आंसर को लिखना चाहिए, उस पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को जो पाश्चात्य शिक्षा, इसका पैटर्न क्या होना चाहिए। तो पाश्चात्य शिक्षा जैसी बात है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि पाश्चात्य शिक्षा की बात हम लोग करनी है, तो इसकी हम लोग का पॉइंट होगा। इस पॉइंट को समझिए, जस्ट लाइक ऐसे है, मेंस का आंसर लिखना इस प्रकार है, जस्ट लाइक एक समझिए क्या बिल्डिंग बनाना। कोई बिल्डिंग बनता है तो उसका हम बहुत सारा जो है उसका पिलर्स पिलर्स ढांचते हैं, उसका कॉलम लगाते हैं, उसमें ब्रिक्स वर्क्स होता है। तो ब्रिक्स वर्क्स को आप समझिए बाद में करेंगे हम। ब्रिक्स वर्क्स क्या है, वो लैंग्वेज है आपका। अगर आपके पास बुलेट पॉइंट हो गया, आपके पास एक ढांचा हो गया कि कैसे हम आंसर को लिखेंगे, तो बाकी जो उसको एक्सप्लेन करना होता है वो आपकी भाषा में हो सके, वो ब्रिक्स है वो, उसका आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको फ्रेमवर्क आपके पास पता है कि किस प्रकार आंसर लिखना चाहिए, तो आप हिंदी माध्यम में लिखें या फिर इंग्लिश मीडियम में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कॉन्सेप्ट और सिस्टमेटिक अप्रोच आपका सही होना चाहिए, यही मेन चीज है आपके पास। क्वेश्चन की डिमांड को समझना, कंसेप्ट समझना, और राइटिंग अप्रोच सिस्टमेटिक, इस चीज को समझना, यही आंसर राइटिंग स्किल है। क्योंकि समय लिमिटेड है, वर्ड भी लिमिटेड है। अगर आप देखते हैं कि अगर 38 से 40 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 5 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो वो से आप पर पेज 8 मार्क्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, अगर हम कम से कम 5 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप जब 5 पेज आपको लिखना हो तो आप बिना किसी डाटा के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के आप उसको लिखेंगे तो जस्ट लाइक वैसे ही होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई आपको मसाला पीसना हो, और उस मसाले को आप जो है बस और पीस रहे हैं दमनतीन, मतलब आपके पास दो ही पॉइंट है छोटा, उसी को आप बहुत ज्यादा उसी को बार बार भाषा बदल बदल लिख दे रहे हैं, उससे आंसर इफेक्टिव नहीं होता है। आंसर इफेक्टिव होता है उस फ्रेमवर्क से, जब एग्जामिनर को लगता है कि इन्होंने दूसरे दूसरे परीक्षार्थी से बेहतर लिखा है, दूसरे परीक्षार्थी से इनके प्रश्नों में, उत्तर में ज्यादा चीजों की समावेश की गई है, और वो इस तरह से प्रेजेंटेशन इस तरह से लिखा गया है कि एग्जामिनर को पेज एक झलक में वो समझ में आ जाए, और पेज को पलटने से भी समझ में आ जाए कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है, सारी चीजों को समाहित किया है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रेमवर्क की। आइए इस प्रश्न को, पाश्चात्य शिक्षा को, इसकी फ्रेमवर्क क्या हो सकती है। इसकी फ्रेमवर्क क्या हो सकती है, सबसे पहले तो भूमिका आपको बता दी गई कि भूमिका के बारे में बताइए, बिहार में शिक्षा के बारे में बताइए, उसके आप क्या इतिहास रहा उसके बारे में बताइए। जब भूमिका आप 4-5 लाइन भूमिका के लिए दे दीजिए, उसके बाद आप आ जाइए शिक्षा के विकास पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यालय शिक्षा। किसी भी अगर शिक्षा में बात करिए तो आप कहाँ से आते हैं, विद्यालय शिक्षा से शुरू होती है हमारे। विद्यालय शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले विद्यालय शिक्षा का बात करेंगे कि बिहार में विद्यालय शिक्षा में किस प्रकार से ब्रिटिश काल में रहा। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो जिला स्कूल की स्थापना की गई थी, पूर्णिया में की गई, बिहार शरीफ में की गई, भागलपुर में की गई। तो आप कॉन्सेप्ट को इस रूप में देखें कि आपको लिखना है पहले विद्यालय शिक्षा शुरू करना है। विद्यालय शिक्षा हम बात करें, विद्यालय के बाद क्या आ सकता है। हम लोग कैसे पढ़े हैं, मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल डिग्री लिए। आप बस ऐसे ही सोचिए, कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप लिख पाएंगे। और आप देखिए विद्यालय शिक्षा के बाद इंटरमीडिएट शिक्षा, इंटरमीडिएट शिक्षा, इसके बाद आप लिख दीजिए विश्वविद्यालय शिक्षा।
कॉलेज, कॉलेज स्तर के अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाइए। फ्रेमवर्क को आपको एक अभ्यास, एक एग्जाम्पल द्वारा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे हम लोग जो मेंस का आंसर लिखेंगे उसके फ्रेमवर्क, आपको एक टॉपिक की सहायता से आपको फ्रेमवर्क बताने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलेज के बाद क्या हो सकता है? विश्वविद्यालय। अभी तक मैं आपको आंसर कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट से कैसे लिख सकते हैं। विश्वविद्यालय के बाद और हम आ जाते हैं और आगे बढ़िए आप, तो आप इसको आप तकनीकी रूप आ सकते हैं। कृषि, कृषि ले सकते हैं, कृषि, यांत्रिकी, है ना, है ना, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल। इस तरह से आप शिक्षा में हमारा जो है, आप इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन लिखना होगा, सबसे पहले विद्यालय शिक्षा के बारे में बताएंगे, ये हमारा फ्रेमवर्क है। आप विद्यालय शिक्षा के आगे फिर आप लिखते चलिए, इसकी स्थापना हुई, इसके अंतर्गत जिला जिला स्कूल की स्थापना हुई, जो सबसे पहले पूर्णिया में हुई, फिर उसके बाद बिहार शरीफ में हुई, फिर उसके बाद भागलपुर में हुई। ये आप इसके चलते अंदर में आप लिख सकते हैं, वो आपकी लिखने की शैली होगी। आप इसको कितना आपके पास जो है, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में चेंज हो रहा है। तो आप पैटर्न में जो चेंज हुआ है उसमें आप देखना होगा कि कितने जो एबीसीडी में पूछा गया था, ये पार्ट अगर क्वेश्चन पूछा तो 8 मार्क का पूछा है कि 6 मार्क का पूछा है कि 12 मार्क का पूछ रहा है, उस हिसाब से आप इसको इस फ्रेमवर्क में आगे आगे वाले पार्ट को एलिब्रेट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बताया है, तो आपको याद रखने में, मेमोराइज करने में आसानी होगी कि अगला मुझे क्या लिखना है। विद्यालय शिक्षा की बात कर लिए, सीधे अब आ जाएंगे इंटरमीडिएट शिक्षा की बात है। बाकी पूर्व में इंटरमीडिएट शिक्षा की बात की गई थी। उसके बाद कॉलेज की बात करेंगे, आप सीधे आ जाइए। कॉलेज कौन से कॉलेज में खोले गए थे? पटना कॉलेज 1916 में पटना कॉलेज खोले गए। पटना कॉलेज में ही फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी उसमें आपको संकाय जोड़ा के, जो बाद में आगे चल करके आपको साइंस कॉलेज की स्थापना हुई। तो विभिन्न कॉलेजों के बारे में बताइए। अभी आपको मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में, जैसा कि हमारे तपस्या मैनेजमेंट ने कहा है कि आपको पीडीएफ भी हम लोग देंगे और नोट्स भी बना कर देंगे, बजाते लिख करके आपको फुल नोट्स भी, आपको मॉडल आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। उस मॉडल आंसर को आपको समझा भी दिया जाएगा फुल। अभी हम लोग सिर्फ फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं। फिर जब इंटरमीडिएट शिक्षा की बात हो जाएगी, कॉलेज की बात होगी, विश्वविद्यालय स्तर की बात करेंगे, तब दिमाग में आपको ऐसे ही याद आ जाएगा विश्वविद्यालय। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग चर्चा कर देंगे। विश्वविद्यालय का चर्चा होने के बाद फिर कृषि की आती है। भाई पुरसा में कृषि कृषि केंद्र खोला गया था, है ना, कृषि से संबंधित केंद्र खोले गए। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। फिर आप मेडिकल कॉलेज कर सकते हैं, 1925 में आपको जो है पीएमसीएच खोला गया। तो इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, और फिर लास्ट में और भी फ्रेमवर्क हम ऐड कर सकते हैं। यही आपकी तैयारी से आपको पता चलेगा। अगर इसमें हम यही देंगे, उसमें जो थे कुछ समाज थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, उनका क्या रोल था, यहाँ एक कॉलम आपका आर्य समाज और ब्रह्म समाज का भी हो जाएगा। आर्य समाज, ब्रह्म समाज का। एक और इसमें जोड़ सकते हैं आप महिला शिक्षा। महिला शिक्षा का क्या, उसमें क्या स्थिति थी, वहां पे महिला शिक्षा का कहाँ कहाँ महिला शिक्षा के केंद्र खोले गए, क्या स्थिति थी। यानी कि इस फ्रेमवर्क में अगर आप लिखेंगे तो आप बेहतर ढंग से कम समय में टू द पॉइंट, और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा। कहीं कहीं आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि निष्कर्ष आपको लिख देना है। और एक चीजें हैं, बस दो ही चीजें हैं, या तो आप व्याख्या कीजिए, सारी चीजें टू दी पॉइंट आप बता दीजिए, और लास्ट में एक पॉइंट जो बतानी होती है वो है क्रिटिसाइज। वो अगर क्वेश्चन कर रहा है, समीक्षा करें, आलोचना करें, समालोचना करें, समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो यानी कि वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि आप लास्ट में उसका आप निगेटिविटी भी बताइए। निगेटिविटी का भी मैं आपको फंडा बताता हूं, बहुत आसानी से हम लोग निगेटिविटी की बात भी कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में आपको इस पार्ट को भी आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं। क्रिटिसिज्म करने का मतलब कि सीधे हमारे मन में बोध आता है निगेटिविटी की बात। अगर हम चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है हमारे बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हमें हमें लगता है कि वो क्या बोलता है, हमारे निगेटिविटी ही कुछ ना कुछ वो बोल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए, निश्चित रूप से ज्यादा डीप में नहीं समझिए, बस समझिए कि हाँ, निश्चित रूप से ये निगेटिविटी ही है, निगेटिविटी ही है। निगेटिविटी के बारे में ही बताना है, या इसको आप ये समझ सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में समझे तो लिमिटेशन समझ सकते हैं। किसी चीज की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस के समझ सकते हैं इसको आप। हिंदी में आप समझे तो सीमित शब्द का आप करें, सीमित। या और आसान शब्द का आप इस्तेमाल करें, सीमित, सीमित भी कर सकते हैं इसमें, या हम कह सकते हैं कि अपर्याप्त। देखिए, ये आपको कुछ फंडामेंटल मैं बता रहा हूं, जो फ्रेमवर्क की चर्चा में करूंगी। ये चीजें आप कहीं भी लागू कर सकते हैं। आंसर लिखना हो, भूमिका लिखेंगे पहले, लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। क्रिटिसाइज करना हो, सीमित लिखेंगे,
अपर्याप्त लिखेंगे, किसी चीज को हम कह सकते हैं कि सीमित था। जैसे अभी मैं उदाहरण लेकर चल रहा हूं बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का, इसकी आलोचना कीजिए। आलोचना हम क्या लिखेंगे कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास सीमित था, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा अपर्याप्त थी, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा सीमित क्षेत्रों में रहा, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा सीमित विषयों तक रही, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा अपर्याप्त रही। तो इस तरह से ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको कुछ वर्ड ऐसा मिल जाए जिस पे कि आप क्रिटिसाइज किसी भी चीजों का कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो इतना ही आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है और मैं पूरा आपसे एश्योर करता हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसमें आपको पीडीएफ के साथ हम लोग इसी प्रश्न का और जो इसकी क्या आंसर हो सकती है, क्या मॉडल आंसर हो सकता है, किस प्रकार से आप उसको बेस्ट, आपको जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, इसमें कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको किस प्रकार से आप आंसर करेंगे, विथ आंसर के साथ हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं पुनः तपस्या मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि यहाँ पाकर आपको ये बताऊं कि किस प्रकार से आंसर लिखना है। और निस्संदेह आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ यही क्वेश्चन पर, जिससे मैंने आज आपको फ्रेमवर्क बताया, आपको अगले बार ऐसे आंसर के साथ आपको मैं बताने का फिर से आपको हर संभव प्रयास करूंगा, जिससे कि आप बेस्ट सिर्फ आप वीडियो देख लें, फ्री टाइम में देख लें, कोई इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देनी है। आप अपना स्टडी करें, आप जो अपना जो तैयारी कर रखे हैं वो अपना उसको आप कीप इट अप, उसको आप ऑनगोइंग आप रखें। कभी भी आप जाएं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप हेडफोन से हमारी वीडियो को सुनिए। 10 मिनट 10-10 मिनट का छोटी छोटी वीडियो हम आप लोग के लिए बनाएंगे। निस्संदेह आपको वो आपको सफलता दिलाने में और अगर आपको रैंक अगर आपको अच्छा करने में निस्संदेह ये वीडियो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता में ये आपको काम आएगा। जरूर आप हमारे चैनल को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। और पूरी तरह से ये फ्री है, किसी तरह का हम लोगों ने इस वीडियो को किसी भी आर्थिक उद्देश्य से नहीं बनाया है। हम लोगों ने इस वीडियो को अपने अनुभव से और आप लोगों के बीच जिनको कि गाइडेंस का अभाव है, जिनको किसी प्रकार से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।